नमस्कार, डीडी राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका एक बेहतरीन गाना था, ए भाई जरा देख के चल, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, और दाएं भी नहीं बाएं भी। जी हां, देखकर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व की अगर बात करी जाए तो पूरे विश्व में जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही है उसमें 11% जो सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रही है। जबकि अगर वाहनों की बात करी जाए तो पूरे विश्व में जितने भी वाहन हैं उसमें भारत की अगर बात करी जाए तो भारत के पास महज 1 या 2% वाहन है। लेकिन चिंता और हैरान कर देने वाली यह बात है कि जो पूरे विश्व की जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें भारत की भूमिका 11 से 12% तक है। ऐसे में सोचना बहुत लाजमी है कि ये सड़क दुर्घटनाओं में मौत क्यों हो रही है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कहां पर जनता को जागरूकता की कुछ कमी चल रही है, या फिर कहां राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से जो नीतियां बनाई गई है उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, और हमें सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास और बेहद अनुभवी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर माया टंडन जी, जिनको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड मिला है। आप प्रोफेसर हैं व एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की एचओडी रह चुकी हैं। आप नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल की सदस्य भी रह चुकी हैं, जो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप जेके लॉन हॉस्पिटल की सुप्रिंटेंडेंट भी रह चुकी हैं, और हाल ही में आपको सामाजिक क्षेत्र में मानवता की सेवा करने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड भी आपको दिया जा चुका है। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पद्मश्री अवार्ड मिलने के लिए, और दूसरा हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दूसरे आज के हमारे जो मेहमान हैं वो प्रोफेसर बीएल स्वामी जी हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट MNIT जयपुर में कार्यरत हैं। आप 150 से ज्यादा जो नेशनल व स्टेट हाईवे रोड सेफ्टी ऑडिट प्रोजेक्ट हैं उनके कोऑर्डिनेटर व कंसल्टेंट के पद पर कार्य कर चुके हैं। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान में भी चीफ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, और इंडियन रोड कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तीसरे जो आज हमारे खास मेहमान हैं, आप हैं राजेश कुमार चौधरी जी। आप मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जयपुर में आप कार्यरत हैं। आप सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान से भी जुड़े हुए हैं। करीब 20 सालों से आप परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही यातायात सुरक्षा कार्यक्रम के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं स्कूल में, कॉलेजों में, आप वहां जाकर जो स्टूडेंट हैं उनको भी जागरूक करते हैं। कई तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम का आप हिस्सा रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले माया जी, आप लंबे समय से एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इतने लंबे समय से आपका क्या कुछ अनुभव रहा है सड़क सुरक्षा को लेकर? जी। सड़क सुरक्षा हमारे देश की एक बहुत गंभीर व्यवस्था है जिसको सुधारना बहुत आवश्यक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यूथ का एक गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, क्योंकि यूथ बिल्कुल बिना सोचे समझे सड़क पर चलता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर रेड लाइट है तो रुके, उसकी जिम्मेदारी है रुकना, लेकिन वो गंभीरता से नहीं लेता है और चल जाता है आगे। ये नहीं पता है कि आगे जाने से उसको राइट एंड लेफ्ट से जो भी लोग आएंगे वो अच्छी स्पीड से आएंगे, क्योंकि उनका तो हक है, तो अपने हक का इस्तेमाल नहीं करता है, बिना हक के अपने चलते जाते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उसी के साथ साथ रोड सेफ्टी के ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ बच्चों को 3-3, 4-4 जनों को स्कूटर बैठा के ले जाना, कार के अंदर भी ओवरलोडिंग करना, रात के समय के ऊपर गाड़ी को ठीक से नहीं चलाना, गाड़ी को व्यवस्थित रूप से नहीं चलाना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम नहीं हो रही हैं। जी। राजेश जी, आपका डिपार्टमेंट भी लगातार सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग जो है वो लगातार जागरूकता के कई कार्यक्रम चला रहा है। फिर भी जो सड़क सुरक्षा के जो आंकड़े हैं, जो दुर्घटनाएं हो रही है, सड़क दुर्घटनाएं, उन आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। ठीक, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
देखिए, सड़क सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें एक ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट या भारत सरकार जो नीतियां बनाती है वो दुर्घटनाएं कम करने के लिए काफ़ी नहीं होती है। इसमें हमें समेकित प्रयास की ज़रूरत होती है। समेकित प्रयास से मतलब ये है कि आम जनता को जागरूक होना चाहिए, आम जनता को सड़क सुरक्षा के विषय में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। जो कमर्शियल वाहन चालक या वाहन स्वामी हैं उनको अपने ड्यूटीज़ जो उनकी जो नियमों के लिए जो बनाई गई है, जो उनके वाहनों के लिए जो नियम बनाए उनकी पालना करनी चाहिए। उनके वाहनों में अनाधिकृत परिवर्तन नहीं करने चाहिए। इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रेगुलर एनफोर्समेंट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो अपनी नीतियों का जो जिस तरीके से जनता को संदेश देना चाहता है उसका एक समेकित प्रयास सामने नहीं आ रहा। इस वजह से इन दुर्घटनाओं पे जो अंकुश लगना चाहिए था वो नहीं लग पा रहा है। जी, कहीं ना कहीं समेकित जो प्रयास तो सारे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी है। जिस तरीके से सड़कों का विस्तार हो रहा है उसी क्रम में जो हमारे वाहन है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो लाजमी है वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है कि हमारी सड़कें कैसी हो, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो सड़क निर्माण है उसमें कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। दुर्घटना के लिए बेसिकली 3 एलिमेंट हैं, वाहन है और ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, और तीसरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके इंटरेक्शन में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स तो जो ड्राइवर के बिहेवियर के कारण होते हैं, बट फिर भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नई चीज़ें मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस की हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि सिटी के अंदर जो पहले कर्ब स्टोन लगा के मीडियन हम बना रहे हैं उनको उन्होंने कहा नहीं, अब ये एक न्यू जर्सी कंक्रीट बैरियर का जो 1 मीटर हाइट का वो है वही मीडियन रहेगा। उसका एडवांटेज क्या है कि जैसे इंटरसेक्शन के पास दोनों तरफ दुकानें रहती हैं, उसमें से लोग इधर से उधर जाते हैं, उस कारण से एक्सीडेंट होते हैं। तेजी से ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, वो सब रुक जाएंगे क्योंकि आप 1 मीटर की हाइट से क्रॉस करके कोई नहीं जाना चाहेगा। तो इसलिए जो प्रॉपर पेडेस्ट्रियन का प्लेस है वहीं पे जब आपका वो सिग्नल हो तभी क्रॉस करें तो ही एक्सीडेंट अवॉइड हो सकते हैं। दूसरे देशों की भी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें भी कुछ सड़कों को लेकर रिपोर्ट है कि वहां की जो सड़कें उनमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो ग्रिप पैदा करती है। क्या ऐसा भारत में भी संभव है? ग्रिपिंग वाली जो सड़क है जो मतलब फिसलन को रोकती है। हाँ, बेसिकली स्किड रेजिस्टेंस रोड व्हीकल जब इस पे चल रहा है तो रोड स्मूथ नहीं होनी चाहिए। इसके स्किड रेजिस्टेंस के लिए हम जो उसमें एग्रीगेट और रफ एग्रीगेट यूज़ करते हैं जिससे ब्रेक जब लगाएं तो प्रॉपर डिस्टेंस पे ही गाड़ी रुक जाए और एक्सीडेंट अवॉइड हो। सामने कोई ऑब्जेक्ट व्हीकल कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हर वर्ल्ड में हर सिटी में और हर रोड पे रहता ही है। खैर, सड़क कैसे बन रही उसकी टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। माया जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश में सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें हो रही है वो सालाना 1.5 लाख लोग जो हैं वो मर रहे हैं और 50,000 से ज्यादा लोग घायल हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो दुर्घटनाएं तो खैर हो ही रही है उसके बाद में उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता? ये उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जिसको हम 1995 में जब सुपरिटेंडेंट से रिटायर होकर मैं एनजीओ के साथ एनजीओ के रूप में काम करना मैंने शुरू किया था, तब से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हर साल रोड सेफ्टी वीक्स और अब रोड सेफ्टी मंथ्स भी कई बार करते हैं और पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की इसके अंदर लग जाती है। तब भी इसके अंदर रोड सेफ्टी के ऊपर के बारे में तो सबको ज्ञान है, सभी जानते हैं कि रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल पर हमको रुकना चाहिए, ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। वो तो चलो वो लोग नहीं करते हैं, उनकी मर्जी है और वो कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री के अंदर। लेकिन लाइफ सेफ्टी एक मेडिकल कंपोनेंट है, इसके बारे में किसी में जागरूकता इसलिए नहीं है कि हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स में फ्रंट रनर्स होते हैं जिनको जान बचाना अच्छी तरह से आता है, और हम लोग ने इसीलिए 30 साल से जो काम किया है वो लाइफ सेफ्टी पे ही ज़्यादा फोकस किया है। अगर लाइफ सेफ्टी के अंदर हर व्यक्ति जो दुर्घटना स्थल पर एक्सीडेंट हो उस जगह रुक कर
और जान बचाने के लिए किस तरह से जान बचानी चाहिए वो फॉलो अगर करें तो निश्चित ही आंकड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त कमी आने की संभावना है। 81% जो युवा हैं 18 से 45 साल की उम्र के, वो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, वो भी हाईवे। क्या लगता है आपको, क्या युवाओं का जोश है या प्रभावी जो इंटरसेप्टर्स है वो कार्य नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये सही है कि नेग्लिजेंस तो इस जो ये आपने एज ग्रुप बताया उसमें नेग्लिजेंस तो है उनकी, लेकिन आप ये भी देखिए कि 18 से 45 का जो एज ग्रुप है जी, वो एक वर्किंग ग्रुप है। बिफोर 18 एडल्ट नहीं होता, उसको काम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। आफ्टर 18 to 45 जो है एक वर्किंग पर्सन होता है, उसको काम के लिए बाहर निकलना होता है। बहुत सी रोड पे लगभग वो रोड पे ज़्यादा रहता है। इसका एक कारण तो बेसिक कारण तो ये भी है, बाकी साथ में नेग्लिजेंस भी है। स्टडीज जो कहती है, मैं तो बेसिक कारण यही मानता हूँ कि एक वर्किंग ग्रुप है जो ज़्यादा वर्किंग रोड पे रहता है, इसलिए इनकी एक्सीडेंट में जो संख्या है वो ज़्यादा है। या समय की कमी के चलते भागम भाग रहती है, इस वजह से भी हाँ, ये भी है। वर्किंग ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया कि वो काम के चक्कर में अपनी थोड़ी सी रोड जब ड्राइविंग करता है, नेग्लिजेंस रहता है और खुद चलता है तो समय को बचाने के चक्कर में इस तरीके की लापरवाही करता है जिससे वो एक्सीडेंट का शिकार होता है। आपकी जो इंटरसेप्टर्स जो वाहन लगाए जाते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? क्या उसमें भी कुछ क्वालिटी में कुछ सुधार होना चाहिए? देखिए, ओवर स्पीड के इतने मामले आते हैं, काफी जो 70% एक्सीडेंट है वो ओवर स्पीड के मामलों में। इंटरसेप्टर एक बहुत बढ़िया टूल साबित हुआ है ओवर स्पीड को रोकने के लिए। लोग अवेयर भी हुए हैं। हाईवेज के ऊपर आजकल बिना गाड़ी को रोके इंटरसेप्टर जो है उसकी स्पीड को इंटरसेप्ट करके चालान बना के भेजता है। लेकिन जहाँ तक अभी ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो ऐसा कोई इंफ्रा डेवलप नहीं कर पाए हैं कि आफ्टर चालान मेकिंग के उस पर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई वो धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ई कोर्ट के माध्यम से, जैसे मान लो ऑटोमेटिकली ई कोर्ट के माध्यम से हम लोग कोर्ट में चालान भेज रहे हैं, जो भी इंटरसेप्टर चालान बना रही है। तो जब ई कोर्ट से इन्फोर्समेंट इसका एग्जीक्यूशन होगा, पनिशमेंट के नोटिस जाएंगे तो हो सक इसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। जी प्रोफेसर साहब, इतने बढ़िया तरीके से हाईवे का निर्माण होता है, मेगा हाईवे बनाए जाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देश में जो ब्लैक स्पॉट्स है उनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ऐसी क्या कुछ कमी रह जाती है कि ब्लैक स्पॉट्स बढ़ते जा रहे हैं? रोड एक्सीडेंट्स में सबसे बड़ा रोल ब्लैक स्पॉट्स का है जी। कोई भी हाईवे के अंदर 500 मीटर लेंथ का स्ट्रेच जिसमें 5 मेजर एक्सीडेंट्स हो गए हों, जिसमें डेथ्स हुई हों, और या टोटल 10 नंबर ऑफ पर्सन्स डाइड, दैट मे बी ए सिंगल बस पलट गई, 15 लोग मर गए, तो वो हम आइडेंटिफाई मिनिस्ट्री उसको ब्लैक स्पॉट्स, और ऐसे ब्लैक स्पॉट्स मैप में पूरी मिनिस्ट्री ने पूरी कंट्री में आइडेंटिफाई कर रखे हैं। जयपुर के लिए भी मोर देन 36 ब्लैक स्पॉट्स हैं, और नियर बाय हाईवेज में और भी हैं। तो उनके लिए NHAI ने 50 करोड़ तक एक ब्लैक स्पॉट को करेक्ट करने के लिए बजट दे रखा है जी। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि गवर्नमेंट लेवल पे और उस लेवल पे उनको हम अभी भी अटेंड करके उनको जो ड्यू करना चाहिए करेक्शंस वहाँ पे, वो इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट, वहाँ पे रोड ज्योमेट्रिक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, स्पीड से रिलेटेड, हाई स्पीड से रिलेटेड, वहाँ स्पीड कामिंग मेजर्स और कुछ इन्फोर्समेंट्स ज़रूरी हैं। वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि हर ब्लैक स्पॉट्स को तुरंत अटेंड किया जाए। अभी दौसा से जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना है उसमें मोर देन 36 डेथ हो गई सिंस ओपनिंग। तो ये बहुत सीरियस मुद्दा है। उसमें मेजर कारण यही है कि एक्सप्रेस हाईवे की स्पीड लिमिट हमने या जो वो कर रखी है 120 है। दैट डजंट मीन कि आप 120 पे ही चलाओ। आप इफ़ यू आर मूविंग अबाउ 80 किलोमीटर स्पीड तो आप अपने जान को रिस्क में लेके चल रहे हैं। हैदराबाद रिंग रोड का भी सेफ्टी ऑडिट किया था MNIT ने, तो उसमें हमने देखा वहाँ पे 120 की जगह कलेक्टर ने रिड्यूस करके 100 किलोमीटर्स कर दिए, लुकिंग टू द नंबर ऑफ डेथ्स, और जो हाई स्पीडिंग के कारण डेथ्स हो रही थी तो वहाँ स्पीड लिमिट वो कर दी। बट स्टिल फोकस शुड बी दैट दोज हु आर मूविंग अबाउ 100 किलोमीटर उनको आप तुरंत फाइन करें, आइडेंटिफाई करें। वहाँ देयर इज वेरी गुड ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो मैंने देखा वहाँ पे, उस तरह के ट्रैफिक कंट्रोल रूम हर
हाईवे और उसके लिए करने की ज़रूरत है, और उसमें फिर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आगे रोक लिया जाए उस व्हीकल को। जी। तो अभी भी आप दौसा दिल्ली हाईवे पे देखेंगे कि 120 की स्पीड है, बट आप व्हीकल्स देखेंगे 160, 170। पीपल से प्राइड कि मैं पौने 2-2.5 घंटे में ही दिल्ली पहुंच गया। जी। तो ये जो चीज़ है ना, ये स्पीड किल्स बेसिकली, और उसको रोकने के लिए हमें हर जगह स्पीड कामिंग मेजर्स और वो करने बहुत ज़रूरी हैं, और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी जी। खैर, ओवर स्पीड तो अपने आप में कारण है ही, लेकिन जब भी सड़क मेगा हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाता है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है, इतने हाई क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, तो क्या उसको यूज में करने से पहले क्या उसकी चेकिंग नहीं होती? बिल्कुल ऑडिट होती है, प्री ओपनिंग ऑडिट होती है, बाकायदा सारी चीज़ें, साइनेज, रोड मार्किंग्स और इन प्लेस, और जो भी जो एक्सीडेंट प्रोन लोकेशंस पे 2-2, 3-3 साइन बोर्ड्स लगने चाहिए कि भी एक्सीडेंट प्रोन लोकेशन है, और हाई स्पीडिंग है तो वहाँ पे ट्रांसवर्स येलो 6 ट्रांसवर्स बार मार्किंग होती है एट 50 मीटर, 80 मीटर एंड 120 मीटर। 3 लोकेशंस को रिपीट करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ हम नहीं तो रेड स्टर्ट्स की 6 रोज या 8 रोज एट द स्पेसिंग ऑफ 500 mm वो प्रोवाइड करते हैं इन ए स्टैगर्ड मैनर, सो दैट उस पर व्हीकल 40 किलोमीटर से ऊपर नहीं चले। जी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया साइन बोर्ड का। चौधरी साहब, साइन बोर्ड लगा तो देती है सरकार, भी लगा देती है, परिवहन विभाग लगा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जनता को बोर्ड क्या कहना चाहता है, उन साइन का जो असली मतलब है वही पता नहीं है। क्या ये बहुत बड़ा कारण है? जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ। जब हम लोग लर्निंग लाइसेंस के लिए देखते हैं, जब एप्लीकेंट लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, एक क्वेश्चनरी उसके सामने होती है, उसका आंसर उसको देना पड़ता है। बेसिकली वो साइन बोर्ड का टेस्ट ही है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूज़र एंड पे जो इनका इंटरफेस दे रखा टेस्ट का, तो लगभग लोग ई मित्र पे जाके उसको करते हैं, जबकि उनको ये लर्न करना चाहिए, उस एग्जामिनेशन से गुजरना चाहिए और सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए कि मुझे इन सारे साइनेज का ज्ञान है। यदि ये ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं खुद को जागरूक होना पड़ेगा। स्कूल्स के सिलेबस में भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए बहुत थॉरोली, जिससे वो उस लेवल पे एग्जाम के थ्रू उन चीज़ों को अच्छे से सीख लें, लर्न कर लें। उनको प्रैक्टिकली भी रोड साइड पे और ऐसे ट्रैफिक पार्क्स में ले जाके सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए प्रैक्टिकली भी। जी बिल्कुल, मैं एक फॉरेन की स्टडी भी पढ़ रहा था, वहाँ पर कई देशों में ऐसा है कि स्कूल ये जो ट्रैफिक के जो नियम है और ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड है वो प्राइमरी क्लास से ही लागू कर दिया जाता है, ताकि बच्चे में उतनी समझ विकसित हो जाए कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बढ़ना है। जी माया जी, रिपोर्ट कहती है कि कई बार जो एक्सीडेंट में जो डेथ होती है वो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है, या फिर घटनास्थल पर जो लोग मौजूद हैं उनको उन चीजों का ज्ञान ही नहीं होता है। जीवन रक्षक जो प्रणाली है, आपने इतने लंबे सालों से इसमें काम किया, तो ये जीवन रक्षक प्रणाली क्या है उसको समझना चाहेंगे आपसे। जीवन रक्षा प्रणाली के अंदर 2 कंपोनेंट्स है। एक तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है, इसका मतलब हार्ट एंड लंग्स अगर किसी भी कारणवश रुक जाए तो उनको पुनः चालू करना यानी पुनर्जीवीकरण की प्रक्रिया। ये हम एक मानव डमी के ऊपर सिखाते हैं। सबको जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं इसके बारे में। और साथ ही एक सीक्वेंशियल हैंडलिंग ऑफ अ रोड एक्सीडेंट है जो यूरोप एंड रिससिटेशन काउंसिल करवाती हैं। ये दोनों इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनके मापदंडों को मानना पूरे विश्व के सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है और मानते भी हैं, और उनका कुछ रिसर्च इस तरह का है कि हमको सबको इसको मानना पड़ता ही है। CPR करने के लिए तो हमको मैनिकिन मिल जाती है, लेकिन सीक्वेंशियल हैंडलिंग के लिए आम जनता में जागरूकता जब तक ठीक से नहीं आएगी, सबसे पहले क्या करना है, दुर्घटना स्थल पर अगर कोई व्यक्ति है जिसके दुर्घटना हुई है, उसमें कोई भी व्यक्ति जाके देखेगा, उसको कहेगा कि आँख खोलो। अगर आँख खोल रहा है तो ठीक है, अगर आँख नहीं खोल रहा है तो कंधा झकझोर के उसको पूछे ज़ोर से। कंधा झकझोर के भी अगर आँख नहीं खोल रहा है इसका मतलब बेहोश है। बेहोश का अमूमन कारण जो होता है वो होता है हेड इंजरी। अब हेड इंजरी तो कि हिट एंड रन का केस हो जाता है, उसकी वजह से भी हेड इंजरी हो जाती है।
व्यक्ति अपने आप सड़क पे गिरेगा तो हेड इंजरी मुश्किल से ही होगी, पर हिट एंड रन के केसेस के अंदर अमूमन हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी से व्यक्ति बेहोश होएगा, ज़मीन पे गिरेगा और उसको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा साधन करना पड़ेगा जिसके अंदर हम हमारे कोर्स के अंदर बताते हैं कि उसको लॉग रोल पोजीशन में लीड दे दिया जाए। लॉग रोल पोजीशन क्या होती है? 90 डिग्री की करवट पर अगर उस व्यक्ति को लेटा दिया जाए जिसके अंदर ऊपर वाला हाथ उसके सिर के नीचे आए और 90 डिग्री से नीचे वाले पैर घुटने से 90 डिग्री पे मोड़ के रख दें और उसको उसी तरह यथावत रखें कि पेट और छाती व्यक्ति को दिखती रहे खाली, तो सांस को ठीक से आती जाएगी। और क्योंकि लैटरल पोजीशन के अंदर है इसलिए मुंह से खून, थूक, उल्टी स्वतः ही बाहर निकल जाएगी ग्रेविटी से। ऐसे करने से वो व्यक्ति जिंदा हॉस्पिटल पहुंचेगा। अभी हम पुलिस ऑफिसर्स को कईयों को हम लोग ने ट्रेनिंग दी है और हमने पूछा व्यक्तिगत आप बताइए कि कितने लोगों की रास्ते के अंदर दम तोड़ देते हैं। मैंने कहा कि 25 से 30% लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, सोच विचार करने वाला है। इसलिए कि उनको सही तरीके से पोजीशन करके हॉस्पिटल किस तरह से लेकर ट्रांसफर ऑफ द पर्सन टू द हॉस्पिटल सही तरीके से नहीं होता है, इसलिए यकीनन है कि रास्ते के अंदर कई लोग दम तोड़ देते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि जीवन रक्षक प्रणाली सीधे जीवन से जुड़ी हुई है और इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है, तो इस वजह से उनकी भी खामियां रहती है कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी मोर्टेलिटी हो जाती है। राजेश जी, लंबे समय से आप इसमें हैं, हाईवे पर भी आप पेट्रोलिंग करते हैं, आपको क्या लगता है जो सीट बेल्ट का कंसेप्ट है, लोग क्या चालान से बचने के लिए लगा रहे हैं या फिर जीवन रक्षा के लिए? क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि हेलमेट और सीट बेल्ट का जो प्रयोग है वो जनता चालान से बचने के लिए कर रही है। देखिए, जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं वो लगभग लोग चालान से बचने के लिए लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद अपनी सीट बेल्ट लगाने को अपनी एक हैबिट बना लेते हैं, वो उसके बगैर कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं जी। तो ये बेसिकली तो जैसे माया टंडन मैडम ने बताया कि इसकी जो ग्रीवेंसेस है जनता को समझाई जाए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्वामी सर ने बताया कि इसको स्कूल एजुकेशन में शामिल किया जाए, बिकॉज जो स्कूल एजुकेशन लेवल पे जो समझाया जा सकता है वो बड़े होने के बाद नहीं समझाया जा सकता। हम लोग एनफोर्समेंट में भी वहाँ चालान बनाते समय भी समझाते हैं, लेकिन वो बेसिकली उसको केवल चालान के प्रयोजन से जोड़ के देखते हैं, वो उसकी उपयोगिता या उसके खतरों के बारे में नहीं समझ पाते हैं। आपने सही कहा कि लगभग लोग जो है चालान से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाते हैं। क्योंकि जब भी पुलिस को या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट या आरटीओ डिपार्टमेंट को देखते हैं तभी लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं चालान नहीं कट जाए, तो तुरंत उस वक्त सड़क सुरक्षा के नियम याद आते हैं। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे समय भी कई एक्सीडेंट हमने देखे हैं कि पुलिस ऑफिसर को देख के उन्होंने सीट बेल्ट लगाया और उसी टाइम वो अपना संतुलन खो बैठे और एक्सीडेंट हो गया। जी, इसमें भी कहीं ना कहीं जनता को समझने की बहुत जरूरत है। स्वामी जी, जो रोड की डिजाइन है वो किस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बहुत कम से कम हो या ना के बराबर? रोड कंस्ट्रक्शन के बाद उस पर जो प्रॉपर साइनेज है, जैसे कोई ब्रिज आ रहा है तो हम उस पर बहुत सारे साइन देते हैं कि भाई स्पीड कामिंग मेजर्स है, रोड स्टड्स हैं, गो स्लो, और वहाँ पे स्पीड लिमिट भी कोई स्ट्रक्चर होता है 40 km/h की वो रहती है। फिर अप स्लोप है तो अप स्लोप का साइन रहेगा, और कोई साथ में लेन मर्ज करेगी बाद में अगर साइड की जो वो लेन, तो मर्जिंग साइन होगा। फिर डाउन स्लोप का अलग होगा। तो ये दोनों तरफ साइनेज इतने इम्पॉर्टेंट हैं। फिर एक ये स्ट्रक्चर है ब्रिज का इज अहेड, तो उसका साइनेज अलग होगा। और ये सारी चीज़ें जानकारी होने पे अगर स्कूल में उसने सब चीज़ें देखी है, नहीं तो ड्राइवर्स खुद भी कोई नया साइन देखते हैं तो वो पूछते हैं यार इसका क्या मतलब है। तो सेल्फ लर्निंग थ्रू व्हाइल मूविंग ऑन द रोड अपने आप होती है। ये सारे मेजर्स जो चाहिए इंजीनियरिंग पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट से रोड पे, वो पूरी ऑडिट होती है। उसके बाद उस पर ऑपरेशन के लिए कॉमर्शियल ट्रैफिक की परमिशन दी जाती है। स्पीड ब्रेकर्स को लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए? क्या हाईवे पे स्पीड ब्रेकर्स अलाउ है? नहीं, स्पीड ब्रेकर जो है जब किसी हैबिटेशन पोर्शन में आ गए हैं, गांव में हैं, तो बच्चे उस पर वो नहीं हो, ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट। लेकिन कई बार ये देखा गया जैसे जिस गांव से होकर गुजर रहा है, स्कूल का एरिया है,
तो स्पीड ब्रेकर इसलिए नहीं बनाए जा सकते, ऐसा कुछ नियम ऐसा होगा कि हाईवे है इसलिए स्पीड ब्रेकर की अनुमति नहीं है, इस वजह से कई दुर्घटनाएं उस गांव में होने लगती है? नहीं, आईआरसी इसमें क्या है कि पर्टिकुलर हाइट है, जैसे 10 सेंटीमीटर स्पीड ब्रेकर की हाइट है, और विड्थ जहाँ पे नॉर्मल कार वगैरह है तो 3.5 मीटर है, और जहाँ नेशनल हाईवेज वगैरह में है वहाँ 5 मीटर की विड्थ में स्प्रेड होना चाहिए, बट हाइट वही 10 सेंटीमीटर 4 इंच हाइट रहेगी। और उसके बाद उस पर मार्किंग होना चाहिए, पेंटिंग जरूरी है। कई बार हमने देखा एक मालवीय नगर गुरु नानक पथ पे वो ना नया स्पीड ब्रेकर तो बना दिया उन्होंने, पर उस पर पेंट नहीं किया। इतने में एक लेडी स्कूल टीचर्स जा रही थी, स्कूटी से गिर गई और डेथ हो गई उसकी। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ जहाँ भी जाएं कि जितने भी स्पीड ब्रेकर नए बने उनको तुरंत रातों रात उन पे पेंट करो, क्योंकि सुबह कोई भरोसा नहीं, गांव से कोई लड़का तेजी से आए और दिखे नहीं और पीछे कोई लेडी बैठी है और गिर जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो और साइन बोर्ड भी लगा होना चाहिए स्पीड ब्रेकर का दोनों तरफ। तो जब साइन होगा और वो नाइट विजिबिलिटी उसकी अच्छी होगी, इसलिए हम जो भी इस तरह की रोड पे रहती है तो नाइट रिफ्लेक्टिंग टेप जो है वो उन सब फीचर्स पे, चाहे डाइवर्जन हो, चाहे इवन जो आपका मेटेलिक क्रैश बैरियर है उसकी भी वर्टिकल पोस्ट पे हम जो है एक वो नाइट रिफ्लेक्टिंग टेप लगाते हैं, तो वो पूरी रात दिखते रहते हैं सब चीज़ें। हाँ, रिफ्लेक्शन होता है, उससे पता चलता रहता है। हाँ, एक लास्ट में रोड बाउंड्री पे हम शोल्डर के बाद डेलिनेटर्स लगाते हैं, वर्टिकल ब्लैक वाइट करके, वो 3 फीट का पोस्ट रहेगा, वो राउंड पोस्ट, उसको हम अलोंग दी बाउंड्री लगाते हैं, जिससे ट्रक पे जब कर्व पे मूव कर रहा है या कहीं भी तो उसको ये पता है कि ये हद है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। उसके बाद हो सकता है स्टीप एम्बैकमेंट हो, अगर ट्रक उसके बियॉन्ड गिर गया तो बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ये सब चीज़ें रोड फीचर्स में हम सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। और उसके बाद भी हाई स्पीडिंग है और किसी कर्व पे जैसे लोगों को ध्यान नहीं होता कि कर्व पे हमें स्पीड धीमे करनी है ना, वो कई बार रोड पे लिखा भी नहीं होता, वरना कर्व पे हमेशा हमारी 40-45 स्पीड आ जानी चाहिए, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, या तो व्हीकल ओवरटर्न होगा या लेटरल स्कीडिंग हो जाएगी उसकी। आपने देखा होगा कि तेजी से रात को या सुबह कर्व अकेला ही ट्रक है और कर्व पे गिरा पड़ा है, तो वो उसी कारण से होता है। तो हम ये क्या टेक्निकल लोगों को भी नहीं पता होता, तो एक जो आम आदमी है उनको नहीं पता होता ये चीज़ कि कर्व पे मूवमेंट पे हमें बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। कुल मिलाकर लोग वही 100 की स्पीड 120 की स्पीड पे कर्व पे चलेंगे तो वो ओवरटर्न हो जाएगा। जी, कुल मिलाकर ओवर स्पीड से हमें बचना चाहिए। माया जी, गोल्डन आवर का बहुत बड़ा योगदान है, ये क्या है, ये आपसे समझना चाहिए। गोल्डन आवर इंजरी एंड इमरजेंसी केयर से रिलेटेड है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई भी एक्सीडेंट हो गया, सड़क के एक्सीडेंट्स की बात नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट होगा जो गंभीर है, गंभीर अवस्था हर एक को पता चलती है कि ये व्यक्ति गंभीर है। जैसे ही पता चलेगा तो आपको जिस वक्त उसके सिम्टम्स उभरे हैं और अस्पताल पहुंच के और डॉक्टर से इलाज करवाने के अंदर 1 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाए, तभी व्यक्ति को गोल्डन आवर के अंदर पहुंचने में आराम है, क्योंकि गोल्डन आवर के अंदर अंदर पहुंचकर व्यक्ति की जान बचने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सड़क दुर्घटना के मामले में भी दुर्घटना स्थल पर से उठाकर सही तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा के, ये नहीं कि वरांडा में छोड़ के चले गए, डॉक्टर तक पहुंचाकर डॉक्टर से इलाज संभव करवाना है कि ये गंभीर पेशेंट लग रहा है, इसको आप पहले इलाज करिए और उसका इलाज विद इन एंड गोल्डन आवर हो जाएगा, तो उस जान के बचने की डेफिनेटली संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल, हमें भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। राजेश जी, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि जो ड्राइवर है उनको भी पूरी तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती है, वो भी नहीं समझ पाते कि कहाँ कर्व से लेना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि जो ये ड्राइवर है इनके लिए भी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया?
जी हाँ, बीच में राजस्थान इनको गवर्नमेंट जब लाइसेंस दिए जाते हैं तो क्या इनको सिर्फ वो ड्राइविंग में पास हो गए, क्या सिर्फ यही देखा जाए या इसके अलावा और भी जो इसके पीछे का नॉलेज है वो भी जांचा परखा जाए? जी हाँ, पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इस पर गौर फरमाया था और एक क्वालिफिकेशन 8th क्लास पास इसकी डिसाइड की थी। जी वो काफ़ी दिनों तक चली लेकिन काफ़ी कुछ समस्याएं आई तो सरकार ने पुनर्विचार किया इस पे और इस क्वालिफिकेशन को इस दायरे से हटा दिया। लेकिन बेसिकली जहां हम लोगों का एनफोर्समेंट का जो एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 8th क्लास 5 क्लास जो भी है, एक समझने की शक्ति जिस तरीके से जिस क्वालिफिकेशन तक हो, इतनी क्वालिफिकेशन अवश्य होनी चाहिए। जी स्वामी जी, जो रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरीके का होना चाहिए जिससे सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके? हाँ, बेसिकली उसमें सिस्टम्स अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी अभी बनाया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, केंद्र सरकार लगातार कोशिश करती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां रहती जाती है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो इश्यूज है ना, वो ये है कि आपका कंजेशन कैसे दूर हो, जो है ट्रैफिक जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें हमें इम्प्रूव करना है जिससे पर्सनलाइज व्हीकल रोड पे मिनिमाइज हो जाएं। ऐसे ही बाईपास मैनेजमेंट है, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सारे पार्ट जो है ना, वन वे रेगुलेशन, ट्रैफिक कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे ट्रैफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। और जो रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से सिस्टम्स अप्रोच है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें नॉट ओनली इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट, उसमें हम कई स्टेजेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ड्राइंग बनी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे हम उसको चेक करेंगे कि कोई फीचर्स अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ से सही नहीं है तो उसको उसी लेवल पे ही चेक कर लें। नहीं तो आप कहते हैं ना कि ये तो सर अब बन गया स्ट्रक्चर, अब कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम पहले ही लेवल पे चेक कर लेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के दौरान, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में IRC 55 ने सारे जो है टेम्परेरी बाईपास मैनेजमेंट पहले बनाना पड़ेगा, सारे विद साइनेज, जिससे ट्रैफिक भी चलता रहे और कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर काम भी चलता रहे। तो ये भी एक बड़ा पूरा एक इन डेप्थ स्टडी इसमें चाहिए। और उसके बाद फिर हम प्री ओपनिंग स्टेज में, जब आप टोल स्टार्ट करना चाहते हैं हाईवे में और कमर्शियल व्हीकल्स को परमिट कर रहे हैं, तो उससे पहले भी पूरा सेफ्टी का एक एक एस्पेक्ट चेक होता है। सारे साइनेजेस, मार्किंग, रोड मार्किंग, सब स्पेशलाइज्ड चीज़ें उसमें, और जो भी मिनिस्ट्री के लेटेस्ट सर्कुलर हैं उनके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करके फिर हाईवे की परमिशन देते हैं। तो इसमें साथ में जैसा ये मेडिकल पार्ट है, गोल्डन आवर वाला, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन एजुकेशन, स्कूलिंग के अंदर और डिफरेंट स्कूल्स में इस तरह के अवेयरनेस, ट्रैफिक सेफ्टी से रिलेटेड प्रोग्राम्स, कई NGOs, जैसे अपने जयपुर में मुस्कान NGO बहुत सालों से, 35 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ही प्रोग्राम काफ़ी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इसके अलावा ट्रेनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर्स है, पुलिस पर्सनल्स हैं, और सभी डिपार्टमेंट्स की जो इससे रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग है, कंसल्टेंट्स की भी ट्रेनिंग है, कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर्स की भी ट्रेनिंग है। ये हमने जो एक MOU MNIT ने नितिन गडकरी जी के साथ किया और हमें एक मैंडेट दिया, तो हम 15 दिन की रोड सेफ्टी ट्रेनिंग करते हैं। उसमें जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 11 इंस्पेक्टर्स ने भी ट्रेनिंग ली बिसाइड फील्ड इंजीनियर्स। तो ये एक ओवरऑल सिस्टम में सारी चीज़ें होनी, उसका बैलेंस होना ज़रूरी है सिस्टम्स अप्रोच में। देन आई थिंक सभी सामूहिक और समेकित प्रयास होना बहुत जरूरी है। आपने थोड़ी देर पहले स्पीड का जिक्र किया था, कहीं पर कम स्पीड चलाने पर भी चालान है, कहीं पे ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने पर भी चालान है, ये समझना चाहेंगे। ये बेसिकली लेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसमें हमें इसमें अभी मिसिंग है। हम जैसे वेरिएबल साइन मैसेज ऊपर चलते रहने चाहिए, जिसमें ये पता हो कि फर्स्ट लेन में इस कैटेगरी के व्हीकल चलेंगे, जैसे कार है वो है, और सेकंड में आपका जो बस है या ट्रक है या वो है, और जो तीसरे कैटेगरी में
और जो स्लोवर व्हीकल हैं वो चलेंगे, मोटरसाइकिल हैं वो है। तो ये सारे जैसे भी आपने उस रोड पे लेन मार का यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, सो दैट कोई भी ड्राइवर जहाँ भी जाए वो अपने आप ही उस लेन में चले। मतलब आपके कहने का मतलब पूरे जितने भी कंट्री हैं उनमें एक स्पेशल एक ही यूनिवर्सल तरीके से कुछ नियम होने चाहिए। हाँ, लेन में मूव करने का। जी। तो वो अभी मिसिंग है अपने। अभी सिटी में भी आप एक दो जगह जाएंगे, कई हाईवेज में दे रखा है, बट स्टिल इट इज़ मिसिंग। अभी हैदराबाद में हमने ये इम्प्लीमेंट किया है, इसमें 5-10 जगह हमने 25 किलोमीटर में ही 8 बोला कि इस तरह के हो, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल साइंस, जिसमें आप स्पीड भी बता सकते हैं, व्हीकल कैटेगरी बता सकते हैं, ड्रिंक ड्राइव, कुछ और मैसेज। मतलब जो 4 व्हीलर होगा उसकी लाइन फिक्स होगी, जो हेवी मोटर व्हीकल्स है वो फिक्स अपनी लाइन में चलेंगे, ऐसा कुछ किया गया। हाँ। लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि जितनी चौड़ी सड़क है वहां पे चौड़ी सड़कों पर भी एक्सीडेंट की घटनाएं ज्यादा वो इसीलिए कि ओवर स्पीडिंग पे हमारा चेक नहीं है। ओवर स्पीडिंग में आज ये देखो ना, मैंने बताया जैसे अभी हाईवे पे 160-170 पे चलने का प्राइड यंगस्टर महसूस करते हैं, बट वो जैसे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया तो फिर एक्सीडेंट होगा, तो फिर मल्टीपल कई गाड़ियां एक साथ ठुक जाएंगी। अमेरिका में एक साथ 200-500 गाड़ियां ठुक जाती हैं, वहाँ भी यही है। वहाँ अगर हाईएस्ट स्पीड है 75, अगर पूरी स्ट्रीम 77 पर रही है, 78 चल रही है, नोबडी विल माइंड। बट जैसे ही 40 किलोमीटर से कम पे कोई जाएगा ना, तो पुलिस वाला उसको पकड़ के लाएगा, उसको फाइन लगाएगा। जी। तो जो आप कह रहे थे ना मिनिमम स्पीड का भी, तो वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट है, इंडिया में अभी नहीं है। अपने यहाँ तो है ही हेट्रोजेनस ट्रैफिक, जिसमें इतने स्लो व्हीकल ट्रैफिक स्ट्रीम में चल रहे हैं कि उसके कारण से बाकियों को भी फोर्स टू मूव स्लोली। हाँ, तो जैसे खुली जो आपने बताया ना हाईवे की बात, तो वो उसमें ओवर स्पीडिंग के कारण ही एक्सीडेंट होते हैं। उसमें हमें अगर कैमरास सही लगे हों और तुरंत फाइन उनको पहुंच जाए तो सब कंट्रोल हो जाए जी। और कहीं लगे कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें उस पर कलेक्टर कैन रिड्यूस द स्पीड, नोबडी कैन इंक्रीज द स्पीड फॉर कैटेगरी ऑफ हाईवे। तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रोड्स के लिए डिफरेंट स्पीड मिनिस्ट्री ने डिसाइड की है। जैसे 2 लेन अगर आपका हाईवे है ना, विद पेव्ड शोल्डर और विदाउट पेव्ड शोल्डर, है ना, 7 मीटर कैरीज वे ब्लैक टॉप रोड, तो उसमें मैक्सिमम स्पीड कार की है 70 किलोमीटर पर आवर, और ट्रक उस पर चल सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही 4 लेन रोड है, जैसे सीकर रोड है अपनी, जयपुर सीकर रोड, तो मीडियन के बाद 2 लेन इधर 2 लेन इधर, उसमें हमारी 80 किलोमीटर मैक्सिमम 4 व्हीलर कार के लिए है, और ट्रक और उस बस के लिए वही 70 और 60 भी कर सकते। कुल मिलाकर स्पीड को तो नियंत्रित करना ही है। और 6 लेन जैसे दिल्ली हाईवे आपका भी ओल्ड वाला, तो उसमें हमें 100 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड है उसकी, और 80 किलोमीटर ट्रक और बस की है। जी। एक्सप्रेस हाईवे में मैक्सिमम 120 है कार की, और ट्रक की और उनकी बसेस की 100 किलोमीटर पर। कुल मिलाकर अलग अलग के लिए परमिसिबल स्पीड। जी। राजेश जी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ रही है, स्टार रैंकिंग में 5 स्टार 4 स्टार, उनके बावजूद उन गाड़ियों का भी हश्र वही हो रहा है जो एक नॉर्मल गाड़ी का होता है। तो इसमें कहाँ चूक हो रही है? क्या गाड़ी को चलाने में हो रही है या उसकी टेक्नोलॉजी में हो रही है? देखिए, मैंने आपको पहले जब आपने पहली बार पूछा, मैंने आई रोड सड़क सुरक्षा एक समेकित प्रयास है जी। एक प्रोटोटाइप तय होता है गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार, उस प्रोटोटाइप के तहत मैन्युफैक्चरर को गाड़ी बनानी होती है जी। तो कहीं मैन्युफैक्चरर वहाँ नेग्लिजेंसी करता है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ता है किसी न किसी व्यावसायिक हित से। यदि वहाँ वो परफेक्शन बनाता है, जैसे आप महंगी कारों की बातें करते हैं, गारंटी देता है कि जो है इस तरीके के इसमें स्पेसिफिकेशंस है, वो स्पेसिफिकेशंस कहीं ना कहीं जाके फेल होते हैं, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है। जैसे फॉरेन में जो टेस्टिंग होती है, यहाँ इंडिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पब्लिक ऑडिट इस तरीके की टेस्टिंग हो कि जो दावे वो कर रहा है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। इस तरीके का मैकेनिज्म का हमारे यहाँ अभाव है। उसके बाद भी ये टेक्नोलॉजी की कॉन्फिडेंस में जो ड्राइवर्स हैं हमारे, जो यंगस्टर्स हैं, जैसे स्वामी सर ने बताया, उसको एक टसन समझते हैं और उसके बाद भी ओवर स्पीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी को भी बार कर जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी का जो ऑडिट है उसका मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी को और कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट्स होते हैं। क्योंकि कई बार ये देखने में आया है कि जितनी हाईफाई जितनी भी गाड़ियां होती है वो अंदर से निकल भी नहीं पाते एक्सीडेंट के वक्त। वो गाड़ी इतनी अच्छे तरीके से लॉक हो जाती है, हालांकि उसका सिक्योरिटी सिस्टम है, लेकिन वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मैं यही कह रहा हूँ सर कि इसका जो प्रैक्टिकल ऑडिट है ना वो मैकेनिज्म नहीं है। जो ऐसी गाड़ियां लगभग फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनी है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो कॉम्पेटेबल नहीं है। अब हम हमारी होड़ और शान और शौकत के चलते उनको ले आते हैं। यस सर, बिना उसका सब कुछ टेक्नोलॉजी जाने हुए। मैडम, एक PTSD है, ये क्या कुछ है और किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? PTSD का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कोई व्यक्ति है जिसने अनटुवर्ड इंसिडेंसेस देखे हैं, जैसे भीषण गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या उसके खुद के साथ में घटित हुआ हो, यौन शोषण किसी का हुआ हो, किसी इसके अंदर बहुत बुरा किसी और के साथ में देखा हुआ हो, घर वालों के साथ कोई एक बहुत बड़ा हादसा उसके साथ कई बार देखने में एक्सीडेंट में जो शिकार हो जाते हैं लोग, वो भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से टूट जाते हैं। बिल्कुल टूट जाते हैं। इनके अंदर हम लोग के इंडिया के अंदर अभी इसके लिए है नहीं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कई सालों से राजस्थान के अंदर कि PTSD सेंटर्स होने चाहिए। PTSD सेंटर्स के अंदर क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशंस के अंदर इस तरह के जितने भी लोग होते हैं उनको बुलाकर एक साथ ग्रुप के अंदर बैठ के उनको एक बार आपस में एक दूसरे का डिस्कशन करें, किसके साथ किस तरह का एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ उन्होंने किस तरह का मेडिकल सलाह ली, क्या उनको ट्रीटमेंट मिला, भावनात्मक दृष्टि से देखें कि वे एक दूसरे को संबल देंगे, मिलेगा कि इसने ऐसे किया उससे उसको ये फ़ायदा हो गया तो मैं भी उसी तरह से करूं, तो उनको कॉपी करेंगे। इस तरह की चीज़ हम लोग ग्रुप डिस्कशंस के लिए अंदर करके लिए इंडिया के अंदर कुछ सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह का होता है और ये ग्रुप डिस्कशंस से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। PTSD सेंटर्स के अंदर एक और चीज़ भी है कि आपको घर वालों का भी मदद बहुत चाहिए, क्योंकि घर वाले अगर आपकी निगरानी नहीं रख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये तो अनटुवर्ड बातें कर रहा है जो नॉर्मली समझ भी नहीं पाते हैं कि इसको PTSD हुआ है, तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, ये सब चीज़ों के प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी पेशेंट्स हैं जिनके अंदर थोड़ा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, अपने अंदर ही अंदर बात करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, बाहर मिलना बंद कर देते हैं, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग को PTSD सेंटर्स खोल के करना बहुत आवश्यक है। राजेश जी, आजकल हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का काफ़ी प्रचलन भी है और सरकार ने उसको बिल्कुल कंपलसरी भी कर दिया है, तो क्या आप ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है और दूसरा इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बोलते हैं, HSRP इसको बोला जाता है जी। इसकी राजस्थान में पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया 2013 के अंदर, और इसमें 3 नंबर प्लेट्स होती है। एक सामने फ्रंट में लगी होती है, उसको फ्रंट प्लेट बोलते हैं उसको, और रियर में होती है उसको रियर लेजर प्लेट बोलते हैं। और जो एक तीसरी प्लेट होती है जो विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अंदर की तरफ से लगी होती है, उसको थर्ड लेजर प्लेट बोलते हैं जी। इनकी सिक्योरिटी ये है कि दोनों जो फ्रंट लेजर प्लेट है और रियर लेजर प्लेट है उनका एक यूनिक कोड होता है, और वो यूनिक कोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होता है। कोई भी आदमी उसको रिमूव नहीं कर सकता है, और यदि मान लो रिमूव करे तो कोई भी अथॉरिटी उसको ये चेक कर सकती है। उसके ऊपर जो थर्ड लेजर प्लेट होती है उसके ऊपर उस वाहन का चेसिस नंबर लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, फ्रंट लेजर प्लेट का नंबर लिखा होता है, रियर लेजर प्लेट का, तो वाहन की एक आइडेंटिटी शो हो जाती है। दूसरी चीज़, जितने भी जो डिजिटल एनफोर्समेंट है, टोल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उनका जो रीडिंग सिस्टम है वो रीडिंग सिस्टम प्रॉपरली हो पाता है। कोई भी आदमी उसमें जैसे क्राइम से रिलेटेड बात करें तो कोई भी आदमी नंबर प्लेट चेंज करके क्राइम में उसको यूज भी नहीं ले सकता। कई बार एक्सीडेंट करके वो भाग भी जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो उस व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसको हाई सिक्योरिटी के नाम से दिया गया। हाई सिक्योरिटी उसको रिमूव नहीं कर सकता, उसका यूनिक कोड होता है। इस तरीके का इसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। जी जी, कई बार ये देखने में आता है कि जो बड़े लोग हैं वो तो जब बाहर निकलते टू व्हीलर लेकर तो वो खुद तो हेलमेट लगाते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। उनको भी हेलमेट पहनाया जाना चाहिए,
लेकिन कई बार एक्सीडेंट में देखने में आया है कि बच्चों की मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो रही है। तो सिरोही में परिवहन इंस्पेक्टर है भारत जांगीर जी, उन्होंने एक ऐसा अपनी एक सामाजिक संस्था बनाई है जिसमें वो बच्चों को ग्राउंड फॉर किड्स के नाम से, जिसमें वो बच्चों को हेलमेट देते, स्कूल और कॉलेजों में जाके बच्चों की सुरक्षा को भी लेकर जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। तो इस वक्त सिरोही से भारत जांगीर जी जो मोटर वाहन निरीक्षक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको और दूरदर्शन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। सड़क सुरक्षा का मुद्दा एक आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भारत देश है वो 2006 से लेके अब तक पूरी दुनिया में रोड एक्सीडेंट्स के मामले में नंबर 1 है और नंबर ऑफ डेथ में भी नंबर 1 है। यह बड़ी दुखद स्थिति है क्योंकि हिंदुस्तान में लोगों को अपनी सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी का अभाव है। चूँकि सड़क सुरक्षा का मुद्दा है और लोग इसके बारे में अवेयर कम है, तो हमारा एक प्रयास रहता है कि लोगों को अधिक से अधिक रोड सेफ्टी के बारे में बताएं और उनको जागरूक करें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक क्राउड फॉर किड्स करके अभियान चलाया है, जो हमने एक टीम बनाई सड़क सुरक्षा समिति। उसके अंतर्गत हम 12-15 लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। चूँकि भारत देश है जो आगे 2-4 सालों में लगभग 65% युवाओं से होगा, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक यूथ पॉपुलेशन वाला कंट्री होगा। और हिंदुस्तान की सड़कों पर जो नंबर ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है वो 18 साल से लेके और 45 साल तक के एज ग्रुप की सबसे ज़्यादा डेथ होती है। और इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो 2 व्हीलर राइडर्स जो होते हैं उनकी डेथ हो रही है। लगभग 30 से 35% लोगों की जान तो सिर्फ 2 व्हीलर राइडर है उनकी चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। अब एक हमने प्रयास शुरू किया है, छोटे बच्चे जो है जिनकी बचपन से ही आदत पड़ जाए रोड सेफ्टी को लेके, मेरा ये मानना है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, कोरा कागज होते हैं, उनको आप जैसा बताएंगे, जैसा सिखाएंगे वैसा वो सीखेंगे, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा। चूँकि बच्चों को हम बचपन में ही सिखाते हैं, तो हमने एक कोशिश शुरू की है, क्राउड फॉर किड्स करके अभियान शुरू किया है, जो हमारी टीम सड़क सुरक्षा समिति है। उसके अंतर्गत हमने लगभग अब तक 750 हेलमेट जो वितरित किए जा चुके हैं और 250 हेलमेट जो एक हमारी टीम और हमारे व्यक्तिगत प्रयास से ही आए और बाकी सहयोग हमने भामाशाहों से लिया है। अब आप कहेंगे बच्चों के लिए हेलमेट क्यों? जैसा बताया मैंने कि बच्चों की हैबिट बचपन से डेवलप हो जाए और बच्चों को, पेरेंट्स को हम बुला के और उनको भी समझाते हैं कि भाई आप लोग तो हेलमेट लगाते हैं। और बच्चों को जब भी आप बाइक पे ले जाते हैं, 2 व्हीलर पे ले जाते हैं, तब नो डाउट्स कई पेरेंट्स जो जागरूक होते हैं वो हेलमेट लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा छोटे बच्चों को वो इस मामले में इग्नोर कर लेते हैं या उनको जानकारी नहीं है। तो वो हमने कई लोगों को जानकारी दी है और कई लोगों को वास्तव में नहीं पता था कि बच्चों को भी हेलमेट लगाना चाहिए या बच्चों के लिए हेलमेट मिलते भी है क्या। लोगों को यह तक नहीं पता था कि बच्चों के हेलमेट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने प्रयास किया और लगभग 750 हेलमेट अब तक बांट चुके हैं और हमारा भविष्य में प्रयास ये रहेगा 1000 हेलमेट अभी कुल हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट ले रखा है, जो हम विभिन्न स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बच्चों को हेलमेट पहना के और उनको पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं कि आप बच्चों को जब भी घर से बाहर 2 व्हीलर पर ले जाए तो इनको भी हेलमेट लगा के ले जाए, ताकि बच्चा है जो सेफ रहे सड़क पर चलते समय। और बाकी जो रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में दुर्घटनाएं बहुत अधिक है और दुर्घटनाओं में जो डेथ हो रही है वो भी सबसे अधिक है। तो इस विषय में लोगों के सहयोग के बगैर यह संख्या कम की नहीं जा सकती। सरकारें अपना प्रयास कर रही है, कई NGO एजेंसियां हैं वो लगी हुई है, रोड सेफ्टी के ऊपर काम कर रही है, लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं रहेगा तो ये जो दुर्घटना के आंकड़े हैं, एक्सीडेंटल डेथ है, इसको कम कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरी पूरी जनता से यही अपील है, जो भी 2 व्हीलर राइडर या यूज़र है, व्हीकल यूज़र,
उनसे मेरा यही निवेदन है कि जब भी आप सड़क पर चले, रोड सेफ्टी के जो रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। आप खुद सुरक्षित रहे, आप दूसरों को भी सुरक्षित रखें और घर परिवार पूरा सुरक्षित रहे। जी भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आप जो ये नवाचार कर रहे हैं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से, जो नौनिहालों के लिए कर रहे हैं, वो बेहतरीन है, काबिल तारीफ है और इससे कई लोगों को आपके इस नवाचार से सीख जरूर मिलेगी। मैडम, हम प्रोग्राम के अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं। आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगी, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिससे वो सुरक्षित रहे? मैं जनता से ये कहना चाहूँगी कि सड़क दुर्घटना के क्षेत्र के अंदर हम लोग को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। आज छोटा बच्चा, युवा, सीनियर सिटीजन्स सभी इसके अंदर भागीदार हो सकते हैं, क्योंकि सबों को इसके बारे में जानकारी है भी। सड़क हर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर लेन में लेना ही पड़ता है। बिना सड़क के हम कहीं पर भी जा नहीं सकते। इसीलिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि सड़क दुर्घटना के बारे में भी जागरूक रहें। सड़क दुर्घटना होने पर लोगों को जगह पर रुक के उसकी जान बचाने में मदद करें। और सभी को ये भी कहना चाहूँगी कि भाई दुर्घटना के आंकड़ों में जब भी कमी होगी तो हमारे सबके लिए फ़ायदा है। कोई भी व्यक्ति है अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करेगा तो हमारे लोगों की जान बचेगी। जो इनोसेंट हैं, ऐसे सीरियसली एक्सीडेंट विक्टिम्स हो जाते हैं, उन लोग को भी अगर हम सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा सकें तो इससे बड़ा कोई रोज़ मंदिर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि एक जने की आपने ज़िंदगी भर में जान बचाई, तो उस रोज़ मंदिर से जाने से अच्छा। जी बहुत अच्छा। प्रोफेसर साहब, आप क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा जी कि जैसा मैडम का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है गोल्डन आवर में जान कैसे बचाई जाए, उसके प्रयास से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट रेट में नियरली 50% डेथ्स कम करी है जी। तो उसमें उन्होंने मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो उस एक आवर में कितना कैसे जान बचा जाए, एक्सीडेंट तो होंगे बट डेथ्स कैसे मिनिमाइज की जाए, उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिया है। बजट की राजस्थान सरकार के पास भी कोई कमी नहीं है, बट मैं देखता हूँ दिल्ली रोड हो चाहे कोई नेशनल हाईवे हो, ट्रॉमा सेंटर के नाम पे हम 1-2 कमरे का डिस्पेंसरी, कभी डॉक्टर होता है कभी नर्सिंग स्टाफ होता है, ये लीवापोती ना करें। हर हाईवे पे कंपल्सरीली जो एक डिस्टेंस रिक्वायर्ड है मिनिस्ट्री का, उस पे मल्टी स्पेशलिटी जिसमें हजारों सैकड़ों एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीस खर्च हो, जिसमें पूरा न्यूरो अच्छा सर्जन्स और वार्ड हो, कार्डिक वार्ड हो और पूरा सर्जरी का अच्छा सब वो हो, जो और आसपास के गांव के लोगों के लिए भी वो काम आएगा और रोड पे भी जो है कुल मिलाकर एक बेहतरीन ट्रॉमा सेंटर। और जैसा हमने वहाँ हैदराबाद रिंग रोड पे सजेस्ट किया कि रिस्पॉन्स टाइम एक्सीडेंट होने में और उसको हॉस्पिटल पहुंचने में जितना मिनिमम कर सके हम जी, हमारी जो 1 या 2 गाड़ियां वहाँ पे से जल्दी जितना पहुंचा वो होती है उससे काम नहीं चलेगा, ज्यादा रखें व्हीकल्स भी। और दूसरा, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में रखोगे जरूरत है 5 एम्बुलेंस की और वहाँ 10-15 एम्बुलेंस होती है, यही हाईवे पे कंपटीशन होना चाहिए कि भी कुछ एक्स्ट्रा व्हीकल्स रहें जिससे रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम रहे। हमने वहां पे कहा मतलब आप हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी रिजर्व बाय रखें राजहंस जैसी कंपनियों को, जिससे उसको जैसे ही एक्सीडेंट हो और हैदराबाद की बेस्ट हॉस्पिटल के रूफटॉप पे हेलीपैड हो और उससे वो तुरंत ही उसको अटेंड कर ले। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन व्यवस्था होगी, ट्रॉमा सेंटर बन जाए। राजेश जी, आप क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? क्या कुछ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जाना चाहिए? मैं तो सबको ये कहना चाहूँगा कि सब अपने अपने स्तर पे जो भी काम आवंटित है उसको अच्छे से करें। मैन्युफैक्चरर प्रोटोटाइप के अनुसार गाड़ी बनाएं, बस बॉडी बिल्डर्स प्रोटोटाइप के अनुसार गाड़ी बनाएं, वाहन स्वामी उस प्रोटोटाइप में कोई चेंजेस नहीं करें। मोटर ड्राइविंग स्कूल्स अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देवें। जो फिटनेस सेंटर्स, प्राइवेट फिटनेस सेंटर्स जो खुले हुए हैं, वो गाड़ी की फिटनेस करते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसे फिटनेस नहीं करें, नियमों को अवहेलना करके फिटनेस नहीं करें। रोड यूजर्स नियमों का पालन करें और जो आम जनता है वो यातायात नियमों को अपने जीवन में एक जीवन का हिस्सा बनाएं। जी सर, आप तीनों आज प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर अपने अनुभव साझा किए, सुझाव दिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
डीडी राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।